समित्व की प्राप्ति क्रम के अंदर सीखा था यथा प्रवृत्तिकरण। तो यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर क्या होता है कि जो मिनिमम स्थिति है, मान लो ये एक मिनिमम स्थिति है जिसे कहा ग्रंथि देश। हमने ये सीखा था कि जिसकी जितनी स्थिति होती है, जीव क्या करता है कि वो प्रवृत्तिकरण करता है, यथा प्रवृत्तिकरण, जिसके अंदर क्या होता है कि वो सारी जो स्थिति है उस स्थिति को घटाते घटाते अंतः कोटा कोटि सागरोपम, अंतः कोटा कोटि सागरोपम तक पहुंच जाता है। आयुष्य कर्म को छोड़ करके बाकी 7 कर्म जो होते हैं उनकी सबकी स्थिति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये जो मिनिमम है अंतः कोटा कोटि सागरोपम, तो हर एक जीव चाहे भवी हो या चाहे अभवी हो, वो ग्रंथि देश के निकट आता है। तो उस समय क्या कहते हैं कि ये जीव ग्रंथि देश के निकट आया हुआ है जानना। तो भवी भी आ सकता है यहाँ तक और अभवी भी आ सकता है। तो अभवी यहाँ तक आता है लेकिन इसके आगे नहीं आ सकता, यानी जो ये मिनिमम है इससे भी कम स्थिति का बंद करना पॉसिबल नहीं है। और जब भी कोई नए कर्म का बंद करते हैं कोई भी जीव, कितना करेगा या उसके सत्ता में कितना है, अंत कोटा कोटि सागरोपम, यानी कोटा कोटि सागरोपम से थोड़ा कम। तो अंतर कोटा कोटि सागरोपम जितनी सत्ता में है तो वो नए कर्मों का बंद करेगा तो भी कितना करेगा, इतना ही करेगा। सत्ता में जितने कर्म है उतना ही वापस उदय में आता है और उतना ही नए कर्मों का वापस बंद करता है, उससे ज्यादा नहीं करता है। तो वो इतने में सीमित रह जाता है, इसीलिए क्या कहा कि वो ग्रंथि देश में प्रवेश करता है, यानी इससे ज्यादा स्थिति का नहीं करता है। तो ये जीव क्या करता है, अभवी जीव भी ग्रंथि देश करता है और अभवी भी करता है, भवी भी करता है। तो अभवी जब करता है तो क्या होता है कि वापस मैक्सिमम स्थिति तक पहुंच जाता है, यानी वापस बैक टू पेविलियन भी जा सकता है। लेकिन जो चरम यथा प्रवृत्तिकरण होता है, ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण यानी ये लास्ट ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण जिसके बाद वापस रिवर्स नहीं जाना पड़ता है, चरम यानी लास्ट। तो ऐसा यथा प्रवृत्तिकरण जिसमें जीव सारी स्थितियों को, आयुष्य कर्मों को छोड़ करके बाकी जो 7 प्रकृतियां हैं उन सभी के अंतः कोटा कोटि सागरोपम कर देता है। तो ये चरम यथा प्रवृत्तिकरण। जब ये जीव चरम यथा प्रवृत्तिकरण करता है तो पक्का ही क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा और सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा ही करेगा, पीछे नहीं हटेगा। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए वो कुछ ऐसे 5 अपूर्व कार्य करता है, ऐसे कार्य जो कभी जिंदगी में पहले किया ही नहीं, उसे कहते हैं अपूर्व करण। तो पहले चरम यथा प्रवृत्तिकरण तक पहुंचता है, यानी जो ये ग्रंथि है, इसे ग्रंथि कहा, ये एक लिमिटेशन है। इसके बाद, इसके पहले या बाद में इतनी स्थिति जो रहती है उससे कम अंत कोटा कोटि सागरोपम तक पहुंच जाता है। अब अपूर्व करण में ऐसा कार्य करता है जिसको कहते हैं कि ग्रंथि भेद करना, यानी जो ये बाउंड्री वॉल है उसको ब्रेक डाउन करना। अगर घर की कोई बाउंड्री वॉल है और उसे अगर तोड़ देंगे तो घर में प्रवेश कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वैसे ही चरम यथा प्रवृत्तिकरण करने के बाद जीव सम्यक्त्व में जा सकता है, सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, उसे कहते हैं ग्रंथि भेद। तो मान लो कि ये पल्योपम है, ये एक पल्योपम, इसके बड़े बड़े भाग बनाए समझो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इसे कहते हैं संख्यात भाग। तो इस एक हिस्से को क्या कहेंगे, पल्योपम का संख्यात्वा भाग। अब एक पल्योपम और होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे भाग हुए हैं। इतने छोटे छोटे के काउंट भी नहीं कर सकते हैं,
तो कितने भाग हो गए? असंख्यात। असंख्यात भाग। ये संख्यात भाग है और ये असंख्यात। तो इस हिस्से को क्या कहेंगे? फलियोपम का असंख्यात भाग। समझ में आ रहा है? 10 कोटा कोटि फलियोपम का एक सागरोपम और अंत क्रोडा क्रोडी सागरोपम का मतलब है एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम का से थोड़ा सा कम। तो ये समझ में आना है कि फलियोपम का संख्यात का भाग बड़ा होता है और फलियोपम का असंख्यात का भाग छोटा होता है। बस यही समझने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि फलियोपम का जो संख्यात का भाग है वो बड़ा हिस्सा है। तो जिस समय हम ग्रंथि भेद के बारे में समझेंगे तो हमें ये समझना है कि पहले जब ग्रंथि भेद किया था तो फलियोपम का असंख्यात का भाग जितना कम किया था, एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम से थोड़ा सा कम, यानी फलियोपम का असंख्यात का भाग कम किया था स्थिति का, तो इसलिए वो ग्रंथि भेद ग्रंथि देश। जब भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सावधानी बरतना पड़ता है कि शब्द इधर उधर हेरफेर नहीं हो जाए, है ना। तो मान लो कि ये जो है बहुत बड़ा हिस्सा एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम, इतना ही है ना टाइम। अब जैसे मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोडी सागरोपम है तो 70 कोड़ा कोडी सागरोपम को क्या कर दिया? स्थिति घात कर दिया ना, कम कर दिया। अगर ग्रंथि देश तक पहुंचना है तो बचा कितना? एक कोड़ा कोडी सागरोपम से थोड़ा कम, अंत कोड़ा कोडी सागरोपम। तो अंत कोड़ा कोडी में क्या होगा कि असंख्यात का भाग कम किया है ना, असंख्यात का भाग कम किया है। तो यह क्या कहलागी? ये ग्रंथि, ग्रंथि कह दो या ग्रंथि देश कह दो। तो ये ग्रंथि है और यहाँ क्या किया है, ये स्थिति तक कैसे पहुंचे हैं? यथा प्रवृत्तिकरण करने के कारण से यहाँ तक पहुंचे, ग्रंथि तक। करेक्ट ना? यथा प्रवृत्तिकरण किया है इसलिए ग्रंथि तक पहुंचे हैं, यानी एक क्लोडा क्लोडी सागरोपम में से फलियोपम का असंख्यात का भाग इतना कम स्थिति बांधी है, इतना शेष है जीव के साथ। बाकी जो 69 कोड़ा कोडी सागरोपम मोहनीय कर्म का था या दूसरे कर्मों के जैसे 20 कोटा कोटि में से 19 कोटा कोटि सागरोपम कम हो गए, सभी आयुष्य को छोड़कर के बाकी सभी कर्मों की स्थिति क्या हो गई है? कम होकर के सिर्फ इतना सा बचा है, अंत कोटा कोटि सागरोपम। तो ये जो ग्रंथि है, बाउंड्री वॉल, इस ग्रंथि का भेद कब होगा कि जितना ये असंख्यात का भाग है ना उससे ज्यादा अगर स्थिति कम कर देता है जीव, यानी और ज्यादा कम करता है, यानी इसे ग्रंथि भेद कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर फलियोपम का असंख्यात का भाग नहीं, फलियोपम का संख्यात का भाग कम कर रहे हैं। ग्रंथि देश में फलियोपम का असंख्यात का भाग कम किया था, लेकिन अपूर्वकरण, इसे क्या कहते हैं? अपूर्वकरण। अपूर्वकरण में 5 ऐसे अपूर्व कार्य करते हैं जिसके कारण से कर्म की जो स्थिति है वो फलियोपम के संख्यात का भाग कम हो जाता है। एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम में फलियोपम का संख्यात का भाग कम हो जाता है, ज्यादा कर्मों को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया, उसे कहते हैं अपूर्वकरण। समझ में आया? यथा प्रवृत्तिकरण के अंदर एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम से कितना कम होता है? फलियोपम का असंख्यात का भाग, छोटा हिस्सा, उसे कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि तक पहुंच गए। अब अगर एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम में से फलियोपम का संख्यात का भाग कम होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो बाउंड्री वॉल है इसे तोड़ करके आगे निकल गए, तो उसे कहते हैं ग्रंथि भेद, यानी ग्रंथि का जो बाउंड्री वॉल था उसे तोड़ करके भेद कर दिया, तो फलियोपम का संख्यात का भाग कम कर दिया, उसे कहते हैं अपूर्वकरण। समझ में आ गया? वो पहले जो था वो ग्रंथि तक प्रवेश करने के लिए था प्रवृत्तिकरण और ग्रंथि को भेद करने के लिए अपूर्वकरण। तो जब जीव के शुभ अध्यवसाय होते हैं, शुभ योग होता है,
उस समय जीव यथा प्रवृत्तिकरण के निकट आता है और चरम यथा प्रवृत्तिकरण में पहुंच गया अगर कि वापस बैक टू पेविलियन नहीं जाना है, तो उस समय जीव के अंदर धर्म के प्रति रुचि जागृत होती है, मिथ्यात्व कम होता है, उसका रस कम होता है, राग द्वेष कम होता है, और जो गुण है जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में आ जाता है, अशुभ को शुभ में कन्वर्ट करना प्रारंभ करते हैं। तो जो अंधकार है वो अंधकार दूर होकर के प्रकाश की ओर नजदीक निकट आने लग जाते हैं, उसे कहते हैं अपूर्वकरण। तो अब अपूर्वकरण के अंदर 5 ऐसे अपूर्व कार्य कौन कौन से हैं वो हम आज क्लास के अंदर जानेंगे। बहुत इजी है। हमने कर्म की 10 अवस्थाएं पढ़ी थी, इसीलिए पढ़ी थी, अभी इजीली समझ में आ जाएगा। अपूर्वकरण में 5 अपूर्व कार्य। सबसे पहला है अपूर्व स्थितिघात। स्थितिघात मतलब स्थिति का घात कर देना। तो स्थितिघात का मतलब क्या है? स्थिति को कम कर देना। तो अपूर्वकरण में हमने पहले ही बोल दिया ना कि कर्म की जो स्थिति जितनी बची है उससे ज्यादा कम कर देना, यानी ग्रंथि का भेद कर देना। एक क्रोडाक्रोडी सागरोपम से कलियोपम का असंख्याता भाग नहीं, संख्याता भाग कम कर देना, उसे क्या कहा? स्थिति का। यथा प्रवृत्तिकरण में जीव ने आयुष्य कर्म को छोड़कर सत्ता में रहे शेष 7 कर्मों की स्थिति पल्ले के असंख्यात भाग न्यून यानी 1 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की कर दी थी। अब तीव्र स्थितिघात करता जीव इन कर्मों की स्थिति प्रति समय पल्ले के संख्यात्मक भाग न्यून 1 क्रोडाक्रोडी सागरोपम की करता है, यानी हर समय क्या करता है? वो 1 क्रोडाक्रोडी सागरोपम से पल्ले के संख्यात्मक भाग जितनी स्थिति कम करता जाता है। स्थिति कम होती जाती है हर समय, और जैसे जैसे ये स्थितिघात होता जाता है वैसे वैसे कर्मों की स्थिति भी कम होती जाती है। तो इसे कहते हैं अपूर्व स्थितिघात। दूसरा है अपूर्व रसघात। अब पहले जब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बहुत ज्यादा तीव्र था उस समय रस कैसा था? तीव्र था। तो यहाँ पर क्या करते हैं? जब अपूर्वकरण करता है जीव तो मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी क्रोध और माया लोग, ये जो 7 प्रकृतियां है, इनका जो रस है वो तीव्र रस से क्या करने लग जाते हैं? मंद करते हुए आगे बढ़ते हैं और अशुभ कर्मों के रस को प्रति समय घटाता जाता है, कम करता जाता है, उसे कहते हैं अपूर्व रसघात। यानी स्थिति भी कम होती जाती है और रस भी मंद होता जाता है। तीसरा अपूर्व कार्य है अपूर्व गुण श्रेणी। जैसे कषाय के टोकरे में भी हमने सीखा था कि किस तरह से कर्मों के जो पुद्गल होते हैं उनका निषेध को होना, यानी कर्मों को स्थापित करना, पुद्गलों को रचना करना, उसे श्रेणी कहते हैं। क्या होता है कि जब सत्ता में रहे हुए कर्म दलित होते हैं उनको उदीर्णा के द्वारा, अभी जैसे वर्तमान में कोई कर्म उदय के अंदर आया है, इसके उदय में है यहाँ पर कर्म, और एक अंतर मुहूर्त के बाद जो कर्म उदय में आने वाले हैं उनको क्या कर दिया? जो एक अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आने वाले हैं उनकी कर दी उदीर्णा। और उदीर्णा करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी कर्म के पुद्गल है उनका निषेध कर दिया, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया, उनकी स्थापना कर दी। जो पीछे से कर्म आने वाले हैं उनको क्या कर दिया? पहले आगे लेकर के आ गए। तो इस तरह से हर समय क्या हो रहा है? कर्मों के जो दलिक है उन कर्मों की दलिकों की स्थापना ज्यादा हो रही है। तो जल्दी से जल्दी वो गुण श्रेणी करना बोलते हैं। वो कर्मों के दलिकों की इतनी रचना कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि पहले समय में अगर 1000 कर्म दलिकों को स्थापित किया है तो दूसरे समय में 5000, तीसरे समय में 15000, ऐसे कर्म दलिकों की स्थापना करते करते, निषेध करते करते कर्म दलिकों की रचना करते हैं, और ऐसे कर्म की रचना को गुण श्रेणी कहते हैं। वहां पर श्रेणी बनाते हैं, रचना करना, उसे गुण श्रेणी कहते हैं। तो अपूर्व स्थितिघात होता है, अपूर्व रसघात होता है और अपूर्व गुण श्रेणी होती है। 8वें गुण स्थान के अंदर भी जब जीव श्रेणी करता है, उपशम श्रेणी, क्षपक श्रेणी करेंगे ना 8वें गुण स्थान में समझेंगे, तो उस समय भी जीव अपूर्वकरण करता है, उस समय भी ये 5 क्रियाएं करता है। लेकिन अंतर क्या है कि
अभी जो अपूर्वकरण होता है सम्यक्त्व प्राप्ति से पहले, वो दर्शन मोहनीय कर्मों के दलीकों का संक्रमण होता है। दर्शन मोहनीय कर्मों की ये इस तरह से रचना होती है, अपूर्वकरण होता है। और 8वें गुणस्थान के टाइम में जो अपूर्वकरण होता है वो चारित्र मोहनीय कर्म के संबंधित होता है, क्योंकि वहां पर तो कर सम्यक्त्व शुद्ध होता है। तो 8वें गुणस्थान के टाइम में चारित्र मोहनीय कर्मों के दलीकों के साथ इस तरह का अपूर्वकरण होता है। ये अंतर है। चौथे गुणस्थान से पहले, चौथे गुणस्थान में पहुंचने के लिए जो अपूर्वकरण किया जाता है वो दर्शन मोहनीय कर्म से संबंध है। और 8वें गुणस्थान के टाइम में जो अपूर्वकरण होता है वो चारित्र मोहनीय कर्म के संबंधित है। ये अंतर ध्यान में रखना। अभी जो हो रहा है वो कौन से कर्म का हो रहा है? दर्शन मोहनीय के संबंधित अपूर्वकरण हो रहा है। चौथा है अपूर्व गुण संक्रमण। अब यहाँ पर क्या होगा कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो है उसको छोड़ करके बाकी के कर्म जो है उसमें सजातीय, क्योंकि कर्म की जब अवस्थाएं हम सीख रहे थे उसमें हमने देखा था कि संक्रमण किनका हो सकता है कि सजातीय, यानी जिस कर्म का संक्रमण होना है उसके जो उत्तर भेद होते हैं उसी में संक्रमण, यानी अशुभ का शुभ होना, असाता का साता होना, उच्च का नीच होना, नीच का उच्च होना, ये संक्रमण कब पॉसिबल है? वितिन द कर्म, कर्म के अंतर्गत उसके उत्तर भेदों में, उत्तर प्रकृतियों में संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय का सजातीय कोई भी प्रकृति नहीं है। दर्शन मोहनीय के अंदर सम्यक्त्व जब तक प्राप्त नहीं करते हैं तब तक सिर्फ कौन सी प्रकृति रहेगी? मिथ्यात्व मोहनीय। अभी तक मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय की तैयारी नहीं हुई है ही नहीं, तो मिथ्यात्व मोहनीय का कोई सजातीय नहीं है, इसीलिए इस मिथ्यात्व मोहनीय का संक्रमण हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि सत्ता में दूसरा है नहीं, सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय है, इसका सजातीय दूसरा कोई है नहीं, इसीलिए इसका संक्रमण नहीं हो सकता है। तो किसका संक्रमण हो रहा है यहाँ पर अपूर्वकरण में? बाकी जो भी कर्म है, ज्ञानावन्य, दर्शनावन्य, वेदनीय, नाम, गोत्र, अंतराय, इसमें अपने उत्तर प्रकृतियों के अंदर ही जो अशुभ है उसको शुभ के अंदर संक्रमित किया जा रहा है। यानी हर समय, प्रति समय अशुभ से शुभ की ओर जीव संक्रमण करता चला जाता है। इसे कहते हैं अपूर्व गुण संक्रमण। कहते हैं कि पहले समय की अपेक्षा दूसरे समय में असंख्यात गुना दलीकों का गुण संक्रमण होता है। दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे असंख्यात गुना, हर समय असंख्यात गुना गुणों का संक्रमण होता जाता है, तभी जीव क्या करता है? शुद्धता को प्राप्त करता है। फिर पांचवा है अपूर्व स्थिति बंध। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्थिति बंध के अंदर क्या होता है, कितनी स्थिति बांधेगा? सत्ता में जितने कर्म होंगे उतना ही बांधेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, कितना खरीदोगे? आपके पास पॉकेट में, आपके पर्स में जितने पैसे हैं आप उतना ही परचेज करोगे, है ना? ठीक वैसे ही नए कर्मों का बंध कितना होगा, कितने स्थिति का होगा? सत्ता में जितने कर्म होंगे उतना ही वो वापस नया बंध कर सकता है, जितने हैं उससे ज्यादा बंध नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अपूर्व स्थिति बंध में क्या होता है कि नए कर्मों का बंध होता है जिसमें कर्म पल्य के संख्यात्वे भाग न्यून, एक रोडाक्रोडी सागरोपम जितनी स्थिति का होता है, यानी एक रोडाक्रोडी सागरोपम से पल्योपम का संख्यात्वा भाग कम, इतना वो बांध सकता है। जितना सत्ता में है, सिंपल भाषा में कहो तो जितना सत्ता में है उतना बांध दो। तो पहले की अपेक्षा से बहुत कम स्थिति का बंध होता है। पहले कितना होता था? सिर्फ एक रोडाक्रोडी सागरोपम से पल्योपम का असंख्यात्वा भाग कम, यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन अभी संख्यात्वा भाग कम हो रहा है, मतलब ज्यादा कम हो रहा है, तो बहुत कम स्थिति का कर्म बंधन हो रहा है। इसे कहते हैं अपूर्व स्थिति बंधन। तो ये 5 अपूर्व कार्य है: अपूर्व स्थिति घात, अपूर्व रस घात, अपूर्व गुण श्रेणी, अपूर्व गुण संक्रमण और अपूर्व स्थिति बंधन। इस तरह से 5 अपूर्व कार्य करते हुए जीव अशुभ से शुभ की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे जैसे जीव अपूर्वकरण करता है
तो दर्शन मोहनीय कर्म के लिए ये अपूर्वकरण है, ताकि इस तरह का अपूर्वकरण करके जीव जो डिफरेंसेस है कर्मों के प्रकृति के अंदर या कर्मों की स्थिति के अंदर, रस के अंदर जो अंतर है, जो अशुभता है, तीव्रता है, उसे सबको कम करते हुए आगे जो तीसरा करण कार्य है ना, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण यानी समान रूप से कम करना, समान रूप से एक जैसा बनाना सबको, वो स्थिति तक पहुंच जाता है। यानी जीव पहले से कई गुना ज्यादा शुभ की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वो सम्यक रूप को प्राप्त करेगा। तो अपूर्वकरण जो करता है वो सिर्फ भवी जीव करता है, अभवी जीव अपूर्वकरण नहीं करता है। यथा प्रवृत्तिकरण अभवी कर सकता है, लेकिन अपूर्वकरण सिर्फ भवी जीव करेगा। समझ में आ गया? तो ये है अपूर्वकरण। तो आज इतना ही रखते हैं।